हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पेडिग्री एनालिसिस। उससे पहले आपको सारा कंसंट्रेशन अपने साथ लेकर बैठना है। अभी तक जेनेटिक्स में लेकर बैठे थे नहीं बैठे थे वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी हमें अपना कंसंट्रेशन वो भी 100% पूरा साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि जब हमें पेडिग्री समझनी होती है बेटा, तो एक कदम फूक फूक के रखना होता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है, वरना जितना भी पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बेटा वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। पहले हम सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे फर्दर ऑन लेटर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारी चीजें, पेन पेपर जो भी है उसको सब साथ लेकर बैठना, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें दिखते जाएंगे वैसे वैसे हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। पेडिग्री। अब देखो बेटा, सिंबल्स ऑफ पेडिग्री को समझने से पहले ये देखना है कि ये वो पेडिग्री नहीं है जो एक कुत्तों की इमेज बन जाती है ना हमारे दिमाग में, कि उनका जो वो डॉग फूड होता है उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। ये वो तो बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे है क्या, मान लो एक कपल है, ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस वाले एक अलग से डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस वाले क्या होते हैं, एक अलग से स्पेसिफाइड बोल सकते हैं डॉक्टर्स होते हैं। एक कपल, मान लो कपल ने कंसीव किया और ये कपल उनके पास जाएगा और बोलेगा भाई हमारी हिस्ट्री में ना, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स को ये बीमारी रही है, तो कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं कि मेरे बच्चे में ये बीमारी आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो बेटा वो एक परसेंटेज दे सकते हैं प्रोबेबली कि 50% ये बीमारी आ भी सकती है और 50% नहीं भी आ सकती है, ठीक है। बट वो अपने पूरे श्योरिटी से नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वहां की श्योरिटी तो कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक पैटर्न है जहां पे हम स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे बीमारी है तो किस टाइप की है, वो बच्चे में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कितने परसेंट होंगे जो बच्चे में ये जो डिसऑर्डर है वो आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जो हमारा बेटा पहला सिंबल रहेगा, अगर ये सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है बेटा तो ये मेल है, ठीक है। इसको प्रॉपर स्क्वायर बना दे, रुक जाओ, ठीक है। अब तो स्क्वायर जैसा लग रहा है। अगर सर्कल में दिखता है तो बेटा वो ऑब्वियसली फीमेल रहेगी, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, मान लो ये शेडेड कर दिए मैंने, तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, यानी ये बीमार इंडिविजुअल है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये बेटा क्या है, ये मेटिंग है, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये डबल लग जाता है, ठीक है, एक मेटिंग के लिए ये लगेगा, अगर डबल साइन लग रहा है ऐसा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि भाई बहनों में शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, ठीक है, यानी क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी कर देना, ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंसेंगुइनस मैरिजेस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे एक कंडीशन आती है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पेरेंट्स कैसे हैं, अनअफेक्टेड, ठीक है, पेरेंट्स हैं अनअफेक्टेड, यानी पेरेंट्स बीमार नहीं है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसा मैंने बनाया, यानी ये लेफ्ट साइड का जो ये बेटा बनाया है, ठीक है, लेफ्ट साइड का बच्चा हमेशा बड़ा रहेगा, देन इस साइड का छोटा रहेगा। अगर मान लो बीच में कोई एक बच्चा होता तो कैसे होता सीक्वेंस, सबसे बड़ा बेटा, फिर इधर वो मिडल वाला चाइल्ड होगा और ये सबसे छोटा बच्चा, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब आगे देखो क्या होता है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब ये क्या बनाया है मैंने, ये 5 बच्चे अनअफेक्टेड बनाए हैं मैंने, ठीक है। और एक कैसा रहेगा, एक अगर ये खाली रहता है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल है, ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड है। अगर इसके बीच में 5 लिखा हुआ है तो कैसा रहेगा, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग।
और अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसा तुमको डायमंड जैसा खाली दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल। ये थे बेटा हमारे सिंबल्स। अब हम शुरू करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न। बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, पहला जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। याद करो हमने ऑटोसोमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो डोमिनेंट था, रिसेसिव था। तो पहले हम डोमिनेंट की बात करेंगे, फिर इसके पेडिग्री वाला एग्जांपल समझेंगे, तब हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे। ठीक है, पहले इसमें फीचर्स देख लेते हैं भाई क्या क्या होता है। पहला, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूस पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। तो पहले क्या लिखोगे? नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। यानी इसका क्या मतलब होगा? एवरी जनरेशन इज अफेक्टेड। यानी इनकी हर जनरेशन कैसी रहेगी बेटा? अफेक्टेड रहेगी। अफेक्टेड इंडिविजुअल at least have one affected parent। यानी जो अफेक्टेड बच्चा होगा उसमें क्या होगा? कोई ना कोई एक ऐसा पेरेंट होगा जो अफेक्टेड होगा, तभी उनका बच्चा अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, बोथ सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऐसा नहीं है कि बेटी ही बीमार हो रही है या बेटा ही बीमार हो रहा है। हो सकता है चांसेस कि बेटी बीमार हो जाए, हो सकता है चांसेस कि बेटा बीमार हो जाए। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो हमने ऑटोसोमल की बात करनी है। ठीक है, अब या तो बीमारी इस वाले को होगी, ये भी अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग है ना, इसलिए। और ये तो अफेक्टेड होगा ही होगा, केस देख के समझ में आ रहा है। अब जरा एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी में ये पेडिग्री दी हुई है, पहली वाली, इसको ध्यान से देखो। ये पहली वाली देखनी है हमें। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो और मैं बनाना शुरू कर रही हूँ तब तक यहाँ पे। चलो अब इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे अफेक्टेड कौन है? यहाँ पे बेटा मेरी मदर अफेक्टेड है और ये रहे फादर। फादर अफेक्टेड नहीं है मेरे। ठीक है, पहली बात तो क्या चेक करना है? मैंने बोला है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। पहला पॉइंट है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। देख लो, इस जनरेशन में भी है, इसके आगे भी देखो ये अफेक्टेड है, यानी एक बेटा अफेक्टेड है और एक बेटी अफेक्टेड है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये नॉर्मल वालों ने शादी करी। ठीक है, बट इधर ही क्या हो गया? ये डॉटर अफेक्टेड थी, अब इसने शादी करी नॉर्मल मेल के साथ, बट यहाँ देखो इसकी बेटी अफेक्टेड है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया है कि नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कोई भी जनरेशन यहाँ पे छूटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो एवरी जनरेशन इज अफेक्टेड, ये भी हमने यहीं पे देख लिया, हर जनरेशन अफेक्टेड है भाई इनकी। नेक्स्ट पे आ जाओ, बोथ सेक्सेस इक्वली सेपरेट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यहाँ फीमेल फीमेल बीमार हो रही है या मेल मेल बीमार हो रहा है, इक्वली हमने बीमार किया है। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था?
ऐसा एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। ठीक है, एग्जाम्पल किसका था? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और यही एग्जाम्पल तुम्हारी किसमें गिवन है? यही एग्जाम्पल गिवन है तुम्हारी एनसीईआरटी में। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखो, यहां लिखा है अफेक्टेड इंडिविजुअल एटलीस्ट हैव वन अफेक्टेड पेरेंट। ठीक है, यानी क्या है कि इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चा अफेक्टेड है उसमें से जो पेरेंट होगा, कोई ना कोई पेरेंट एक जरूर अफेक्टेड रहा होगा, तभी बच्चा अफेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्ट करती कि यहाँ मदर अफेक्टेड है, फादर सही है बट मदर अफेक्टेड है, तभी तो बच्चे अफेक्टेड निकले। यानी इनके कहने का क्या मतलब है, बच्चा तभी अफेक्टेड हो सकता है जब पेरेंट में से यानी मदर या फादर में से कोई एक अफेक्टेड रहा होगा। दोबारा ध्यान से देखो, ये जो पेडिग्री मैंने बनाई है, ये पेडिग्री हमारी एनसीईआरटी की है, कहीं अलग से उठाकर मैं नहीं लाई हूँ। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या था? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कहीं भी जनरेशन स्किप नहीं है, हर जगह कोई ना कोई बीमार है, यानी हर जनरेशन में कोई ना कोई पास ऑन हो रही है वो डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी जनरेशन इज अफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अफेक्टेड इंडिविजुअल एटलीस्ट हैव वन अफेक्टेड पेरेंट, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक ना एक पेरेंट अफेक्टेड होगा तभी बच्चा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बोथ सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो अफेक्टेड है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मदर जो है बेटा वो हेट्रोजाइगस इफेक्टिव है। ठीक है, यानी मदर को जो अफेक्ट आया है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है कि मदर हमारी हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है। तो हमने यहाँ पे हमारा खत्म कर लिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हम शुरू करेंगे हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब करेंगे बेटा हम हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी हमने बात की थी डोमिनेंट की, अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब इधर देखो, पहला केस इसमें क्या होता है बेटा, बोथ सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, इसमें भी वही वाला केस होगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटी बेटी बीमार हो या जरूरी नहीं है बेटा बेटा बीमार हो, दोनों इक्वली हो सकते हैं। ठीक है, यानी बेटा बेटी ऐसे यहाँ कोई फर्क नहीं है। दूसरा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है। तीसरे पे आ जाओ, कैरियर्स आर कॉमन। ठीक है, इसमें जो कैरियर्स बनते हैं ना बेटा वो कॉमन होते हैं। फोर्थ वाले पे आ जाओ, सीधा लिख दो, यहाँ पे समझा दूंगी अभी मैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अब यहाँ पे बताने का क्या मतलब है बेटा, कि जो अफेक्टेड बच्चा बना है, ठीक है, वो अनअफेक्टेड पेरेंट से भी बन सकता है, यानी पेरेंट्स अफेक्टेड ना हो बट बच्चा अफेक्टेड हो जाए। क्यों? स्किपिंग ऑफ जनरेशन है ना, इसी की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस क्या हो सकता है, कैसा इंसान बीमार हो सकता है। मान लो यहाँ पे लेते हैं सिकल सेल एनीमिया, दोनों पे जब एस एस आ जाएगा तो यानी वो इंसान बीमार रहेगा। ठीक है, तो ये रही थी हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब चलो इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ने पेडिग्री बना के बताया है। चलो पेडिग्री बनाना शुरू करते हैं, तब तक तुम एनसीईआरटी उठाओ अपनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है,
यही बात हुई थी, अनअफेक्टेड पेरेंट्स ही है हमारे पास। अब देखो, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, एक बेटा अफेक्टेड हो गया है, एक बेटी अफेक्टेड हो गई है, और वहां पे देखो अनअफेक्टेड पेरेंट ने, अनअफेक्टेड हुए, शादी करी है, और यहाँ पे बेटा अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एग्जाम्पल है बेटा वो किस चीज का है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, जो एक टाइप की क्या है बेटा हमारी, एक टाइप की बोला जाए तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे इतनी चीज को ध्यान रखना है, पेडिग्री एक एक चीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट एनसीईआरटी में किसकी पेडिग्री दी है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, और यहाँ पे जो ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, जितने हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, पहला देख लो, बोथ सेक्सेस इक्वली सेपरेटेड, देख लो बेटा भी बीमार है, बेटी भी बीमार है। उसके बाद है स्किपिंग ऑफ जनरेशन, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड, जब अनअफेक्टेड ने शादी करी तो उसका भी बच्चा अफेक्टेड आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कैरियर्स आर कॉमन, इसमें कैरियर्स बनते ही बनते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, उनको बीमारी नहीं होगी, जैसे इनको नहीं होगी, बट ये आर कैरियर से, यहाँ पे कैरियर से बच्चे अफेक्ट कर दिए, यहाँ पे ये कैरियर थी, बच्चे अफेक्ट है। ठीक है, इतना समझना है। उसके बाद है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बट अनअफेक्टेड पेरेंट, वही वाली बात हुई, ये बीमार नहीं थे, कैरियर थे खाली, बट ये बीमार हो गए। ऐसे ये बीमार नहीं थी बट कैरियर थी खाली, लो बच्चा बीमार हो गया। ठीक है, इस चीज को इतना समझना है, कैरियर्स आर कॉमन। और कैरियर्स का केस बनेगा कैसे वो देख लो, कैरियर्स का केस बनेगा ऐसे, कैरियर्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, कि मान लो ये वाला उनमें चला गया है तो कैरियर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपना खत्म कर चुके हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम बात करेंगे हमारे एलोसोमल वाले पोर्शन की, यानी सेक्स लिंक्ड की। अब उसके अंडर भी हम किसकी बात करेंगे, अपने एक्स लिंक्ड वाले की। एक्स लिंक्ड में हम शुरू करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम शुरू करेंगे बेटा हमारा सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में भी हमें किसकी बात करनी है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होगा बेटा, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड। फीमेल्स। ठीक है, वैसे तो मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, बट इसमें देखा जाता है बेटा कि ज्यादातर जब अभी तक हमने केसेस देखे उसमें फीमेल ज्यादा अफेक्टेड निकली है कंपेयर में। दूसरे में क्या होता है, अगर मान लो फादर हमारा कैसा है, फादर हमारे अफेक्टेड है, ठीक है, अगर फादर अफेक्टेड है तो उनकी सारी की सारी बेटियां भी कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी, यानी ऑल डॉटर्स अफेक्टेड है। ठीक है, आगे देखो, ये तो पापा वाली बात थी। अब अगर हम बात करें कि मम्मी अफेक्टेड हो, यानी अफेक्टेड मदर हो, तो कौन कौन बीमार हो सकता है, सन एंड डॉटर बोथ अफेक्टेड। अगर मम्मी अफेक्टेड है बेटा तो वो बेटे को भी अफेक्ट कर सकती हैं और बेटी को भी, जबकि पापा वाले केस में क्या था, वो अपनी बेटियों को ही बीमार कर रहे थे। ठीक है, अब देखो आगे समझो, एक पेडिग्री के साथ समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बात करी, ये रहे हमारे पापा और ये रही मम्मी। ठीक है, अब देखो मम्मी अफेक्टेड हो गई, यहां से इनके बच्चे बनाओ, पहला बेटा बना दो जो अफेक्टेड है, दूसरी इनकी बेटी बना दो जो अनअफेक्टेड रह गई, फिर एक बेटी इनकी अफेक्टेड, और फिर एक इनका बेटा। बेटा भी कैसा निकला बेटा, अफेक्टेड हो गया। ठीक है, अब किसकी शादी करा दो, अब शादी करा दोगे आप इनकी, बेटे की, अफेक्टेड वाले बेटे की शादी कराई, अब यहाँ पे केस देखो, क्या बात मैंने कही थी, पहली बात, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फीमेल अफेक्ट हो गई, यहाँ पे मेल अफेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा सुनो, अफेक्टेड फादर ऑल डॉटर्स अफेक्टेड, अफेक्टेड फादर
और यहाँ पे उनकी बेटियां अफेक्टेड हो गई, बेटा रह गया बट बेटियां अफेक्टेड। पापा बेटे को बीमार नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेटा छोड़ दिया है, नो सन अफेक्टेड। ठीक है, पापा बेटे को बीमार नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड नॉट सन, पापा सिर्फ और सिर्फ बेटियों को बीमार करेंगे, बेटों को नहीं। बेटों को कौन करेगा, बेटों और बेटियों को कौन करेगा इक्वली, वो मम्मी कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन फॉलो हो रही है, मम्मी बीमार है, अफेक्टेड मदर, मम्मी बीमार है, सन और डॉटर को करेंगी। देख लो सन भी हो गई है, सन भी हो गया है, डॉटर भी हो गई है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसकी शादी कराई, अब ये अफेक्टेड फादर बन गया। अब अफेक्टेड फादर ने देखो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों को बीमार किया है बेटा, बेटे को बीमार नहीं किया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहो, वैसे तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर अगर वैसे ही कॉमन एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसका होता है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा डिसऑर्डर बन सकता है, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या याद रखना है, अब हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, अब हमारा एक बच रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब बेटा हम उसकी बात करेंगे, बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव शुरू करेंगे अब हम। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कैन स्किप जेनरेशन। ठीक है, जनरेशन को स्किप कर सकता है, और क्या कर सकता है, फॉलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न। कैसा करेगा, पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अभी कैसा पैटर्न है बेटा, अगर इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा हो तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता क्या है, पापा बेटी को बीमार करते हैं और मम्मी किसको बीमार करेंगी, अपने बेटे को। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस देखो, मेरे पास मदर कैसी है, कैरियर है। अगर कैरियर का मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होना, अभी बता रही हूँ। कैरियर मदर से बेटा हमेशा कैसा होगा बेटा, उनका अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड सन। अब देखो कैरियर का यहाँ पे क्या मतलब है, कैरियर के लिए हमारी एनसीईआरटी में सिंबल नहीं दिया हुआ है, वरना मैं वहीं पे बता देती। कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कैरियर के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। अब मानो कैरियर को कैसे समझाओगे, कैरियर को समझाना है कि भाई तुम्हारे पास इमेजिन करो दो मोबाइल फोन्स हैं, एक तो खराब है, दोनों पॉकेट में रखे हैं, एक खराब है एक सही है। तुम्हें अगर टाइम देखना हो, कोई नोटिफिकेशन चेक करनी हो या कोई मैसेज चेक करना हो, कैसे करोगे, अपना सही वाला फोन निकालोगे जिसकी डिस्प्ले सही हो, जो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा हो। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने क्यों समझाया, अब ध्यान से समझो, मैं भी एक फीमेल हूँ। ठीक है, मैं कैरियर हो सकती हूँ, मुझे वो बीमारी नहीं है, पर वो जीन मैं कैरी कर रही हूँ। ठीक है, अब जब मेरा बेटा होगा तो मेरा बेटा अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो मेरा एक्स लेकर जाएगा, क्योंकि मैं तो कैरियर हूं ना, तो मैं अपने बेटे को वो बीमारी दे दूंगी, तो जो वो बीमारी दिखेगी वो मेरे बेटे में दिखेगी, मुझ में वो बीमारी नहीं दिख रही है, केवल मैं तो जीन कैरी कर रही हूँ। इसीलिए माँ से ये बीमारी बेटे में जाएगी और पापा से ये बीमारी किस में जाएगी, बेटी में जाएगी। अब अगर ध्यान दो तो मेरा फर्स्ट वाला जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने समझाया था, जिसमें एक जीन दूसरे को सप्रेस कर देता है। तो जो सप्रेस हुआ है ना वो मैं हूं। ठीक है, सप्रेस वाला मैं लेकर घूम रही हूँ, यहाँ मेरी बॉडी के अंदर दबा है, पर जैसे ही मेरे बेटे के अंदर जाएगा वो डोमिनेंट बन जाएगा। समझ आया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद इस लेक्चर पे वापस आना। ठीक है, अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बस एक लाइन मुझे और एड ऑन करनी है यहाँ पे, मेल्स मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। अब मैंने यहाँ पे बता दिया ना रीजन, ठीक है, क्योंकि मम्मियां कैरियर बन जाएंगी तो फीमेल्स कैरियर बन जाती हैं, इसीलिए इसमें ज्यादातर अफेक्ट कौन होगा, मेल। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो, ये रहे पापा और ये रही मम्मी। ठीक है, ये रहा इनका बेटा, ये रही बेटी, ये रही बेटी और ये रहा बेटा। तो यहाँ फीमेल तो मेरी हो सकता है नॉर्मल भी हो, या हो सकता है यहाँ पे एक तो कैरियर जरूर बनेगी। ठीक है, अब ये वाला मेरा बेटा अफेक्टेड हो गया। अब जब मेरा बेटा अफेक्ट हुआ तो मैंने ये देख लिया कि मम्मी यहाँ कैरियर नहीं है। ठीक है, अब इस मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से करा दो। ठीक है, अब देखो इनके बच्चे बना दो। ठीक है, बेटी बेटा बेटी। अब देखो बेटियां यहाँ पे क्या बन गई, बेटी बनेगी कैरियर,
और बेटा हमारा कैसा हो गया, नॉर्मल। ठीक है, अब इसकी एक मेल से शादी करा दो। ठीक है, अब क्या कंडीशन आएगी, अब ये मान लो कैरियर थी यहाँ पे, तो बेटा अफेक्टेड, ये रही बेटी और ये रही बेटी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बेटा मेरा वापस से अफेक्टेड हो गया। यहाँ पे वो बीमारी नहीं दिख रही है क्योंकि कैरियर है, यहाँ पे वो बीमारी दिख गई, माँ से बेटे में आ गई। फिर यहाँ पे देखो, जब हमने बेटे की शादी कराई तो यहाँ पे क्या हुआ, बेटे की शादी कराने के बाद यहाँ फीमेल मेरी कैसी बन गई, कैरियर बन गई। ठीक है, और फिर अगर मैंने कैरियर फीमेल की शादी एक मेल से कराई तो यहाँ पे फिर से बेटा बीमार हो गया। देखो जनरेशन स्किप हो रही, इसमें नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है। ठीक है, इसी को मैंने क्या बोला है, यही होगा बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें हमने एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े थे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स उसी के थे। अब बचेगा हमारा वाई लिंक्ड। ठीक है, ध्यान रखना, अब मेरा क्या बचेगा, वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड एज सच मेरा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर देख सकते हैं वाई लिंक्ड। ठीक है, वाई किसके लिए होता है, वाई हमारा होता है मेल्स के लिए, यानी ये जाएगी आपकी मेल टू मेल, ये कैसी जाएगी आपकी, मेल टू मेल बीमारी जाएगी। ठीक है, याद रखना है, एक्स लिंक में इतना कोई याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब इधर देखो, मेल्स मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। क्यों, मैं एक बार और समझा चुकी हूँ, दोबारा देख लो क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है। फीमेल्स यहाँ पे बन जाती हैं कैरियर। ठीक है, फीमेल्स मेरी कैरियर है, देख लो यहीं पे फीमेल कैरियर थी। ठीक है, फीमेल कैरियर हो गई, यहाँ भी मेरा मेल बीमार है, यहाँ भी मेल बीमार है, मेल ही तो बीमार दिख रहा है, अफेक्टेड फीमेल्स तो कैरियर बन के आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए अब ये मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने अपना जो जेनेटिक्स था, यानी इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, जो भी डाउट्स हो वो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी हाँ, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और उनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उससे पहले आपको सॉल्व करके इनके आंसर्स क्रॉस चेक कर लेने हैं। बेटा यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि तुम्हें सॉल्व करने में इजी रहे, तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दोगे, और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस हो रही है तो एक बार डिस्क्रिप्शन से देखकर अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लोगे कि क्या मैंने सही किया है या मैंने गलत किया है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व पहले ईमानदारी दिखाना, पहले ट्राई करना कि अपने आप से ही सॉल्व कर लो, अगर होपफुली हो सकता है तुम्हारा आंसर सही भी आए। ठीक है, ऐसे ही और एनसीईआरटी को समझने के लिए बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सब्सक्राइब करें बायोविस्टा को, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।